हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्च में केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन होने हैं और बहुत सारे माता पिता परेशान रहते हैं कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कैसे कराऊं, और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़े। तो ऐसा क्यों है, केंद्रीय विद्यालय ही क्यों चाहते हैं लोग? इसके पीछे कुछ रीज़न है। जो रीज़न मुझे दिखे हैं वो रीज़न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे आपको भी पता लगेगा कि आपको अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सभी केंद्रीय विद्यालय के लिए बनाया हूँ। यह जो मेरा पॉइंट है, ये सभी केंद्रीय विद्यालय का एवरेज है। इसमें कुछ केंद्रीय विद्यालय के लिए लागू हो सकता है, कुछ में ऐसा लगेगा कि हो सकता है लागू ना हो। लेकिन ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपके सामने एक व्यू आएगा कि आपको अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं और निर्णय लेते हैं कि आपके बच्चे के लिए केंद्रीय विद्यालय कितना अच्छा कितना बुरा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ाने के 21 कारण। पहला जो है वह केवल देश के टॉप स्कूलों में शुमार होता है। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वह देश के टॉप स्कूलों में आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब क्लास 10th और क्लास 12 के रिजल्ट आते हैं तो उस समय केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट सबसे टॉप पे रहता है। तो ऐसे में सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इससे अच्छे स्कूल नहीं होते, इससे अच्छे भी स्कूल होते हैं, लेकिन एक एवरेज जिसमें फीस कम हो, जहाँ आपका बच्चा जा सके, जहाँ बात कर सके, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मिक्सअप हो, ऐसा स्कूल टॉप में जो है वह केंद्रीय विद्यालय ही है। क्योंकि और जो स्कूल हैं वहाँ या तो फीस ज़्यादा है या तो आपका बच्चा कंफर्ट महसूस नहीं करता, और भी कुछ कारण रहते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय सबसे सुटेबल जगह हो सकती है आपके बच्चों के लिए। नंबर 2 है सबसे अच्छी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती है। तो इसका जो सिलेबस है वह सीबीएसई बोर्ड निर्धारित करती है और इसमें एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं। अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर टीचर जो होते हैं उनकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, यानी वो हाई एजुकेटेड नहीं होते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का एक फिक्स क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को पूरा करने वाले लोग ही टीचर बन सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल में कुछ क्राइटेरिया में छूट दिया जाता है और कुछ अच्छे टीचर भी होते हैं। केवी की बिल्डिंग्स मानक अनुसार होती है। जो बड़े शहर हैं उनमें आप देखे होंगे कि बिल्डिंग्स को लेकर बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत रहती है, क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बड़े शहरों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स छोटी होती हैं, जगह कम होती है, खेल कूद की जगह कम होती है, हवा आने की जगह कम होती है, रोशनी आने की जगह कम होती है। और या तो जो बहुत अच्छे या बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन उनमें फीस भी बहुत ज़्यादा होती है और उनमें भी बच्चों का एडमिशन कराना मुश्किल होता है। देश के सबसे अच्छे बोर्ड सीबीएसई से पढ़ाई होती है। तो जो देश का सबसे अच्छा बोर्ड माना जाता है उसके थ्रू इसकी मान्यता होती है और उसी के थ्रू इसमें पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी सुविधा होती है जिसमें अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तो सभी केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधा होती है जहां बच्चे अच्छी किताबें फ्री में पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए बड़े-बड़े प्लेग्राउंड्स होते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि बड़े शहरों में जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास प्लेग्राउंड्स कम होते हैं, या जो उनके रूम्स होते हैं वो हवादार और रोशनीदार नहीं होते हैं। तो ये सब दिक्कतें होती हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं होता। इनके पास बड़े-बड़े प्लेग्राउंड्स होते हैं, बड़े-बड़े रूम होते हैं, हवादार और रोशनीदार रूम होते हैं। पर्याप्त मात्रा में जगह होती है। वही चीज़ कि हर जगह जितनी मात्रा में जगह उपयुक्त होती है उतनी मात्रा में जगह होती है। जैसे मान लीजिए रूम में जितना जगह होना चाहिए उतना जगह होती है, कॉरिडोर में जगह होनी चाहिए जितना उतनी होती है, प्लेग्राउंड में बच्चों को और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टेज होते हैं और हॉल होते हैं। बहुत सारी सुविधाएँ जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार ज़रूरी है, वो उपलब्ध कराया जाता है, वो रहता ही है। खेल कूद के साधन होते हैं, खेल कूद के पूरे साधन होते हैं और खेल कूद के टीचर भी होते हैं। शिक्षण कार्य में तकनीकी का प्रयोग होता है। आजकल शिक्षण कार्य में तकनीकी का प्रयोग बढ़ गया है और यह केंद्रीय विद्यालय में भी लागू होता है और यह प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होता है। ज़्यादातर नौकरी वालों के बच्चे होते हैं जिनका लक्ष्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसमें क्या है, नौकरी वालों बच्चों का एडमिशन ज़्यादा होता है क्योंकि उनको वरीयता मिलती है। इसलिए अगर आपके बच्चे का एडमिशन इसमें हो जाता है तो आपके बच्चों को एक पढ़ाई का माहौल मिलेगा, क्योंकि जो नौकरी पेशा इंसान होता है वह अपने बच्चे को पढ़ाना ही चाहता है और नौकरी ही कराना चाहता है, इसलिए वो पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते हैं। और ऐसे में अगर आपका बच्चा इसमें एडमिशन पा लेगा तो उसका भी माहौल पढ़ाई वाला हो जाएगा।
दूसरे अच्छे स्कूलों के मुकाबले फीस कम लगती है। अब जिस स्टैंडर्ड का यह स्कूल होता है, उस स्टैंडर्ड का अगर प्राइवेट स्कूल आप देखेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा उसमें रहती है और इसमें बहुत कम रहती है। तो यह भी एक कारण है कि आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ फीस कम लगेगी और स्टैंडर्ड हाई रहेगा। एनसीसी स्काउट गाइड की भी सुविधा रहती है। अगर आप अपने बच्चे को एनसीसी या स्काउट गाइड की ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं तो वह सुविधा भी यहाँ उपलब्ध रहती है। अलग अलग राज्य के बच्चे होते हैं जिसमें अनेकता में एकता का भाव आता है। तो जैसे आप जानते हैं कि इसमें केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे ज़्यादा रहते हैं और वह दूसरे स्टेट से भी आए रहते हैं, तो उनमें अनेकता में एकता का भाव जागृत होता है। साझा संस्कृति की झलक बच्चों को बचपन से ही मिलती है। अब जैसे अलग अलग स्टेट का रहेंगे, उनकी अलग अलग संस्कृति भी हो सकती है, तो साझा संस्कृति की झलक बच्चों को बचपन से ही देखने को मिल जाती है। राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास होता है। अब केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें लागू होती हैं। ऐसे में वहाँ राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास किया जाता है, क्योंकि वहाँ अनेकता में एकता, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके अंदर भारतीयता और राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात स्टैंडर्ड रहता है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी स्टैंडर्ड रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ छोटे प्राइवेट स्कूलों में यह चीज़ नहीं रहता। उनको जितना एडमिशन मिलते जाता है वो एडमिशन लेते जाते हैं और शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात गड़बड़ा जाता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात स्टैंडर्ड रहता है, यानी एक शिक्षक के अंदर जितने बच्चे होने चाहिए लगभग उतने बच्चे ही रहते हैं। नर्सरी से कक्षा 12 तक विद्यालय नहीं बदलने होते हैं। एक फ़ायदा यह भी रहता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करा दिए, तो वो पता चला क्लास 1 तक ही है या क्लास 5 तक है वह स्कूल, उसके बाद आपको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय नर्सरी से क्लास 12 तक रहते हैं। पहले कक्षा 1 से 12 तक था, अभी हर जगह नर्सरी चालू हो रहा है, तो नर्सरी से कक्षा 12 तक मान सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके बच्चे का एडमिशन नर्सरी कक्षा में हो गया तो आपको क्लास 12 तक विद्यालय नहीं बदलना है, स्कूल नहीं बदलना है और आपका बच्चा एक ही जगह पढ़ता रहेगा, तो उसको सुविधा होगी। गरीब तथा वंचित समूह के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। यहाँ आरटी कोटा लागू रहता है। अगर कोई गरीब या वंचित समूह का बच्चा है तो उसका एडमिशन निःशुल्क होता है और उसको कोई फीस नहीं लगती, उसका बुक्स, ड्रेस वगैरह फ्री रहता है। सभी लड़कियों का ट्यूशन फीस माफ़ रहता है। अगर लड़की है तो उसका ट्यूशन फीस क्लास 12 तक माफ़ रहेगा। ट्यूशन फीस केवल माफ़ रहेगा, अन्य जो फीसें रहेंगी वो लगेंगी। ज़्यादातर बच्चों के माता पिता शिक्षित होते हैं। इसमें जो बच्चे आते हैं उनके माता पिता ज़्यादातर शिक्षित रहते हैं, तो वो पढ़ाई के प्रति जागरूक रहते हैं और पढ़ाई का माहौल बनता है। शिक्षा कार्य में तकनीकी का प्रयोग होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। विभिन्न प्रकार के खेल हेतु उपयुक्त शिक्षक एवं सामग्री उपलब्ध रहती है। आपका बच्चा जिस खेल में खेलना चाहे, जिसमें वह निपुण होगा, उसमें आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ सभी खेल के टीचर और सामग्री उपलब्ध रहती हैं और उनको अच्छे से गाइड किया जाता है ताकि वह खेल की दुनिया में भी आगे बढ़ सकें। बच्चे शैक्षिक परिवेश के परिवार के होते हैं, जिससे स्कूल का प्रवेश भी पूर्ण शैक्षिक होता है। तो बच्चे जो होते हैं वह शैक्षिक परिवार के होते हैं, इसलिए स्कूल का माहौल भी शैक्षिक ही रहता है। तो ये थे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के कारण। आपको केंद्रीय विद्यालय में क्यों पढ़ाना चाहिए, एक दो चीज़ें मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय में आपको क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मुझे ऐसा कोई बड़ा रीज़न तो नहीं दिखा कि केंद्रीय विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि मेरा बच्चा का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ या मेरे बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन नहीं हो रहा है और मैं जनरल का हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में भी नहीं हूँ। भैया, अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में नहीं हैं, आप जनरल में हैं, आपके पास ऊपर वाला थोड़ा धन दिया है, तो आप उसको बच्चे पर खर्च करिए। आप इस चक्कर में परेशान मत रहिए कि मेरा आरटी के तहत एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके उस धन का कोई मतलब नहीं है जो आपके बच्चे के काम ना आए। अगर आप गरीब नहीं हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस नहीं हैं और जनरल कैटेगरी हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय से भी बहुत अच्छे हैं और उनमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप उसमें एडमिशन दिलाइए, बच्चे को ट्यूशन कराइए, बच्चे का ध्यान रखिए और बच्चे को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपके पास धन है तो उसका सबसे अच्छा उपयोग बच्चे का पढ़ाई ही है।
उम्मीद करता हूँ कि किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।